Welcome to Institute of Basic Education. So today we are going to discuss the questions related to social justice which appeared in your test 3, which was associated with paper 2. देखते हैं इसमें 4 क्वेश्चन थे आपके सोशल जस्टिस से रिलेटेड। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग जितने लोग जो पेपर दे रहे हैं ना, मैं अलग से आप लोगों के लिए ये बताना चाहूंगा। देखिए, द मेन फोकस शुड बी ऑन फुलफिलिंग द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आप लोग क्या करते हैं ना कि एक्चुअल डिमांड के बारे में कम बता रहे होते हैं और इधर उधर की चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। आप खुद सोचकर मुझे बताइए कि जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, आप उसका आंसर दीजिएगा तभी तो मैं आपको मार्क्स दूंगा। बाकी इधर उधर की चीजों के लिए मैं आपको मार्क्स थोड़ी दूंगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, बाकी चीजें जो चीज डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है आप उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन वो केवल डेकोरेटिव पर्पस के लिए हो सकता है या फ्लो मेंटेन करने के लिए हो सकता है। आप इंट्रो कंक्लूजन बाकी जगहों पर यूज कर सकते हैं। यू आर गोइंग टू गेट योर मार्क्स ओनली फॉर द एक्चुअल आंसर विच वाज आस्क्ड फ्रॉम यू। तो आपसे जो पूछा गया है उसका आंसर दीजिए, उसी के लिए मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है ना। आप सब लोग गलती कर रहे हैं, पूछा जा रहा है कॉज, आप मीजर्स लिख कर आ रहे हैं। अरे जो पूछा जाएगा उसी का ना नंबर दीजिएगा। आप रेस्टोरेंट में जाइएगा, आपको मोमोज खाने का मन कर रहा है और आपको शॉपकीपर जो है वो अगर चाउमीन निकाल के देगा तो आप पैसा दीजिएगा? सिंपल सी बात है, खुद में सोच के देखिए। ये गलती बहुत बच्चे कर रहे हैं, तो इसीलिए ध्यान रखिए। आप मेजर्स दीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं मेजर्स नहीं दीजिए, लेकिन मेजर्स जो है वो आपके मेन क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनेगा। उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, समझ रहे हैं। वो आप कंक्लूजन में डाल दीजिएगा एक दो पॉइंट, तो वो चल जाएगा कि भाई ठीक है कॉजेस बताए थे तो क्या मेजर है वो बता दिया, बट वो आपका मेन पार्ट नहीं होना चाहिए। सो कीप दिस इन माइंड। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। देखिए, तो दो क्वेश्चन थे आपके 10 मार्कर और दो क्वेश्चन थे आपके 15 मार्कर। 10 मार्कर क्वेश्चंस की बात करें तो 10 मार्कर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इवैल्यूएट। देखिए क्या दे रखा है, इवैल्यूएट द गवर्नमेंट मेजर्स फॉर वेलफेयर ऑफ एसटी पॉपुलेशन। मैं बोल रहा हूं 90% आप लोगों में से जिन लोगों ने आंसर किया है ना, उन्होंने तो इस इवैल्यूएट पक्ष को ही नहीं देखा है, इवैल्यूएट को तो मिस ही कर दिया है। इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आप उसके प्रोज कॉन्स, क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, आप दोनों पक्षों की बात कर रहे होते हैं। आप लोगों को जो मन में याद आया एसटी से रिलेटेड आप सबने वो डाल दिया उस आंसर में। ऐसे नहीं होता है आंसर। आपको इवैल्यूएट करने बोला है तो आपको बताना होगा कि पीएम जनमन में क्या है और इसमें क्या कमियां हैं। ठीक है, या फिर आप ओवरऑल इवैल्यूएट कर दीजिए कि अभी तक जो गवर्नमेंट स्कीम या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या गवर्नमेंट मेजर लिए गए हैं एसटी के लिए, वो क्यों अपना ठीक से रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। केवल आप नाम लिखकर चले आएंगे उससे आपको इवैल्यूएट नहीं हो जाएगा। इवैल्यूएट और एक्सप्लेन में डिफरेंस होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप यहां पर क्या कर सकते थे, आप एसटी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट कर सकते थे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द एसटी पॉपुलेशन इज अप्रॉक्स 8% ऑफ इंडिया। ठीक है ना। फिर आप बता दीजिएगा कि देयर कंडीशंस हैज बीन और इट इज दैट पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन व्हिच हैज बीन वल्नरेबल ड्यू टू वेरियस deprivation associated with economic, educational एंड वेरियस अदर्स। इस तरह का जो है वो आप एक पैराग्राफ करके ये अपना इंट्रो वाला पार्ट खत्म कर दीजिएगा। फिर आप बताइएगा कि इन ऑर्डर टू इंश्योर वेलफेयर फॉर देम, बहुत सारे जो है वो अलग अलग प्रोविजन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कई सारे मेजर लिए गए हैं। अब ये जो मेजर है ना गवर्नमेंट के, इसको आप चाहें तो 4 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले आप डाल दीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, उसमें 2-3 आर्टिकल वगैरह आप डाल दीजिएगा, आर्टिकल वही 15(4), 16(4), उसके अलावा और आपको जो रिजर्वेशन वगैरह से रिलेटेड बेनिफिट है आर्टिकल 46 हो गया, तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा आइएगा, बोलिएगा कि लीगल मेजर्स क्या लिए गए हैं, तो कुछ लॉज डाल दीजिएगा, जैसे कि आपका प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो 2-3 आपके लॉ हो गए। फिर उसके बाद डाल दीजिएगा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या लिए गए हैं, तो अलग अलग नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब बनाया गया है, उनकी चर्चा कीजिए। ठीक, और फिर उसके बाद डाल दीजिएगा स्कीम्स, तो उसमें 2-4 स्कीम्स डाल दीजिएगा। फिर पैरा चेंज कीजिए, पैरा चेंज करके बताइए डिस्पाइट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो ट्राइब से रिलेटेड है दे आर नॉट एबल टू रीच द इंटेंडेड पॉपुलेशन। ठीक है ना। आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि क्रीमी लेयर बन गया है, जो क्रीमी लेयर मेजॉरिटी ऑफ बेनिफिट्स ले जा रहा है और जो नीचे पर रह जा रहे हैं उन लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। मेरी बात नहीं है, आप कोट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल फिलहाल में लास्ट ईयर ही इस तरह का अपना ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट किया था, तो सुप्रीम कोर्ट को कोट करके आप ये बात लिखिए। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, और तब फिर आप खत्म कीजिए अपने आंसर को, कंक्लूड कीजिए।
कि इस दिशा में जो है वो कई सारे प्रोविजन लाए गए हैं वेलफेयर इंश्योर करने के लिए, सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए क्या कुछ मेजर किया जा सकता है, ये लिखकर आप अपने आंसर को कंक्लूड कीजिए। लेकिन अगर आप इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं तो बताइए आपको एग्जामिनर मार्क्स कैसे देगा? खाली एक्सप्लेन करके चले आ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉवर्टी परसिस्ट इन इंडिया इवन आफ्टर 75th एनिवर्सरी। वाई? पहली बात है तो यहाँ पर सबने क्या लिखा है, आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने, कि वाई पॉवर्टी, पॉवर्टी है क्यों, पॉवर्टी के कॉज लिख रहे हैं। अरे ये पॉइंट का भी तो कुछ मतलब है ना, वाई इट परसिस्ट भी तो पूछ रहा है आपसे, तो परसिस्ट का भी तो कोई मतलब होगा यहाँ पर कि आखिर क्यों ये आज भी मौजूद है। तो यू विल हैव टू फोकस ऑन दोज पॉइंट्स। आप वही जर्नलिस्टिक वाले पॉइंट लेकर आ रहे हैं क्या, कि क्या बोलते हैं एजुकेशन का लेवल कम है, न्यूट्रिशन का लेवल कम है, पैसा कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, आप ये मेंशन कीजिए। देखिए पॉइंट यही रहेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मोल्ड करना पड़ेगा कि आज भी 75th एनिवर्सरी मना लेने के बाद भी क्यों परसिस्ट कर रहे हैं। तो बताइएगा कि स्कीम्स तो है लेकिन विल नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल विल नहीं है कि उसको ठीक से इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, आप बताइए वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए पुअर को पुअर बनाए रखा जाता है। आप बताइए ये पॉइंट्स कि आज भी क्या है कि अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से जो है वो क्या पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सके। आप बताइए कि पॉवर्टी अपने आप में एक ट्रैप बन जाता है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ये एक कल्चर बना हुआ है जिस कारण से गरीब जो है वो बार बार उसी विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप इसमें मेंशन कीजिएगा क्या कि पॉपुलेशन आज भी रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन हमारा लैंड जो है उतना ही है, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आज भी कम है। आपको इस आज वाले पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। नहीं तो आप एक बात बताइए, अगर आप सिंपल लिख के आ रहे हैं कि पॉवर्टी के पीछे रीजन क्या है, तो फिर वो तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ना कि डिस्कस द रीजन बिहाइंड पॉवर्टी इन इंडिया। तो वाई स्टिल परसिस्ट, इसका कहां आंसर हुआ? तो ये बात ध्यान रखिए, यू हैव टू मोल्ड योर आर्ग्यूमेंट्स एज पर द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, पॉइंट्स वही रहेंगे लेकिन बस थोड़ा सा मोल्ड यहाँ पर चेंज होना चाहिए आपका। अदरवाइज वो लगेगा नहीं कि इसी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, वो लगेगा कि आप एक जनरल आंसर लिख रहे हैं कि पॉवर्टी क्या है क्यों है। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू 15 मार्कर क्वेश्चंस देखते हैं क्या कह रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक एक्सपोज्ड द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया, डिस्कस द एफर्ट्स टेकन टू स्ट्रेंथन इट। ठीक, तो दो पार्ट है। अब देखिए कुछ कलाकार लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अच्छा ये तो ऐसे ही लिख दिया है लाइन, क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा है, अगर मुझे सही में यहीं से पूछना होता तो मैं ये लाइन क्यों लिखता। सुनिए एक थंब रूल दे रहा हूं आप लोगों को। क्या है थंब रूल? कि इफ एनी स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ एनी स्टेटमेंट इज देयर इन द क्वेश्चन देन इट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आपको उसके बारे में बताना होगा। क्लियर है? नहीं तो एग्जामिनर के पास ऐसा तो नहीं है कि फ्री टाइम में बैठा हुआ था तो उसने इसलिए उसने जो है वो लाइन बढ़ा दिया है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोविड-19 पैंडेमिक एक्सपोज्ड द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया, तो यू विल हैव टू गिव आर्गुमेंट्स ईदर इन सपोर्ट टू दिस और इन अपोजिशन। ऑब्वियसली यहाँ पर अपोजिशन में देने का तो कोई स्कोप है नहीं, तो आपको पहले पार्ट में ये बात समझाना होगा कि कैसे कोविड-19 पैंडेमिक ने क्या किया है, एक्सपोज कर दिया है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को। विथ मी एवरीवन? ठीक, उसके बाद दूसरे पार्ट में अब यहाँ पर आप डेटा फैक्ट देंगे, कैसे वेंटिलेशन की दिक्कतें थी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकलॉग था, कैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम था, कैसे जो है वो डॉक्टर मतलब पर पर्सन या पर पेशेंट डॉक्टर वगैरह की अवेलेबिलिटी की कमी थी, कैसे हमारे पास वो डायग्नोसिस से रिलेटेड जो है वो प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था। ये सारे डेटा फैक्ट दिखा के बताइए आप कि कैसे उसने हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सपोज कर दिया पूरा। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है बताइए। तो ये पॉइंट था आपको मेंशन करना यहाँ पहले पार्ट में। फिर दूसरे में आप आएंगे डिस्कस द एफर्ट्स टू बी टेकन, ध्यान रखिए टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट, मतलब टू बी टेकन टू स्ट्रेंथन इट। ऑब्वियसली स्टेप तो गवर्नमेंट ही लेगी ना। एक गवर्नमेंट भी ले सकती है या प्राइवेट, तो क्या स्टेप लिए जा सकते हैं वो बताना है आपका। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं आपकी गवर्नमेंट के लेवल पर क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, ठीक है ना, या फिर प्राइवेट लेवल पर या इंडिविजुअल के लेवल पर क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। तो आप बताएंगे वही सारे पॉइंट कि मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना होगा, हमें क्या बोलते हैं और ज्यादा डॉक्टर्स वगैरह की अपॉइंटमेंट करने की जरूरत है, वो जो आपका WHO का जो लिमिट है 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए, हमको उसको मैच करने की जरूरत होगी, हमें हेल्दी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने की जरूरत है, हमें गवर्नमेंट के लेवल पर क्या करना है जी, जीडीपी में जो एक्सपेंडिचर है 2.5 का टारगेट है, आप जानते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, तो हमको उसको अचीव करने की जरूरत है। तो ये सारे पॉइंट बताइएगा। इंडिविजुअल लेवल पर आप बता सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह इन सब चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने की जरूरत है, सो दैट हेल्थ केयर सिस्टम हमारा स्ट्रेंथन हो। ठीक है, तो दो पार्ट में आपको मेंशन करना होगा। आप खुद सोच के बताइए ना, अगर आप ये पहला पार्ट लिख ही नहीं रहे हैं तो आपको आउट ऑफ 15 मार्क्स थोड़ी दिया जा रहा है।
फिर तो मैं आपको आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10 ही मार्क्स दूंगा ना, क्यों? क्योंकि आपने तो एक पूरा पार्ट ही छोड़ दिया है। क्लियर? The last question was with respect to India's performance in global hunger index. Global hunger index was very poor, has been very poor. अब देखिए फिर यहाँ पर कुछ कलाकारों ने क्या किया कि सीधे वो लोग स्टार्ट हो गए कि measures taken by the government। अरे ये लाइन अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है तो इसके बारे में बताना होगा ना आपको, आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि इंडिया का रैंक क्या था, ठीक है ना, 105th था, जहां तक मुझे याद आ रहा है 105th, ठीक, आउट ऑफ 127। फिर आपको बताना होगा कि क्या कंडीशन था, कुछ और उसमें आपको बेसिक फीचर्स बताने होंगे कि कैसे जो है वो पिछले कई सालों में लगातार घट रहा है या स्टैग्नेट हो चुका है, मतलब हम लोग जो है वो एकदम लास्ट वालों में आते हैं। तो ये पहले पार्ट में आपको ये बात समझानी होगी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक। आप जाके देखिएगा, पहले भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर क्वेश्चन, ठीक। तो आपको इस पहले पार्ट में समझाना था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में 2 लाइन लिखना था आपको। आप इंट्रोड्यूस ही यहीं से कर सकते थे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय व्हाट, वेल्थ हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलकर पब्लिश करती है और उसमें इंडिया का रैंक कंसिस्टेंटली पिछले कई सालों में खराब रहा है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में आएंगे और बताएंगे कि द रिसेंट रिपोर्ट in 2024 presented a very concerning picture with respect to India. We were behind our neighbors. देखो पाकिस्तान को छोड़ दें तो बाकी सबसे हम पीछे थे, तो ये पार्ट आपको मेंशन करना होगा, थोड़ा सा डेटा पॉइंट आपको मेंशन करना होगा। आप चाहें तो यहीं पर वो चार्ट बनाकर दिखा सकते हैं कि 4 पैरामीटर पर कैलकुलेट करता है, ठीक। पहला तो क्या है, माल न्यूट्रिशन, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। 4 पैरामीटर्स पर ये स्टडी करता है, तो ये बताना होगा आपको पहले पार्ट में। फिर दूसरे में आपको बताना था एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू टैकल दिस। तो गवर्नमेंट ने कौन से मेजर अडॉप्ट किए हैं इसको टैकल करने के लिए, वो सेकंड पार्ट में आपको बताना था। तो फिर आप बताइएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको पीडीएस बोलते हैं, फ्री अनाज दे रही है, उसके अलावा फोर्टिफाइड फूड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ताकि हिडन हंगर, न्यूट्रिशनल हंगर को डील किया जा सके। मिड डे मील स्कीम चलाया जा रहा है ताकि बच्चों के लेवल पर किया जा सके इसको दूर, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग को रोकने के लिए आंगनवाड़ी वगैरह उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो इस तरह के आप स्कीम्स मेंशन कीजिएगा और फिर कंक्लूजन में आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, एसडीजी 2 डाल सकते हैं आप, ठीक है ना, जीरो हंगर। उसके साथ कंक्लूड कर दीजिएगा कि अगर गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम करती रही तो अभी हम अपने एसडीजी 2 टारगेट को अचीव कर पाएंगे, ठीक। तो इस तरह से आपको आंसर करना है, ठीक। आई होप आप लोगों को जो मैंने इनिशियल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि एक आंसर लिखते वक्त आपको क्या ध्यान देना चाहिए, आप उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं, थैंक यू।